दोस्तों फाइव नाइट ए फ्राइडेज 2 नाम की ये जो मूवी है ये हमें देखने को मिलने वाली है बहुत जल्द। जी हाँ दोस्तों, उसका टीज़र या ट्रेलर एक तरह से आप बोल सकते हैं वो आउट कर दिया गया है और रिलीजिंग डेट भी फिक्स कर दी गई है कि कब तक ये हमें देखने को मिलेगी। तो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, उसकी रिलीजिंग डेट, फैक्ट, डिटेल अपडेट, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग कास्टिंग के बारे में। तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो इसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल बताता हूँ। फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 एक आगामी अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन एम्मा टैमी ने किया है और इसकी पटकथा निर्माता स्कॉट कॉथॉर्न ने लिखी है, जो फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज वीडियो गेम फ्रेंचाइज के निर्माता है। फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2023 की अगली कड़ी में इस फिल्म में जोश हचरसन, एलिजाबेथ लेल, पाइपर रूबियो और मैथ्यू लिलार्ड है, जो पहली फिल्म से अपनी भूमिकाएं दोहरा रहे हैं, जिसमें वेन नाइट, मैकेना ग्रेस और टियो ब्रियोन्स भी शामिल है। अगस्त 2018 में कावथॉन ने कहा कि अगर पहली फिल्म सफल रही तो दूसरे गेम की घटनाओं पर आधारित दूसरी फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज फिल्म बनाई जा सकती है। हचरसन ने जनवरी 2024 में सीक्वल के विकास का खुलासा किया, जिसके 3 महीने बाद जेसन ब्लम के ब्लमहाउस प्रोडक्शंस ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की। मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2024 में शुरू हुई और फरवरी 2025 में पूरी हुई। फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 दिसंबर 2025 को रिलीज किया जाना है। एक गालना जोश हचरसन माइक श्मिट के रूप में, फ्रेडी फेजबियर के पिज्जा में एक पूर्व सुरक्षा गार्ड, 2 एलिजाबेथ लेल वेनेसा शेली के रूप में एक स्थानीय पुलिस अधिकारी और विलियम एफ्टन की बेटी, 2 पाइपर रूबियो एबी श्मिट के रूप में माइक की छोटी बहन, 2 मैथ्यू लिलार्ड विलियम आफ्टन के रूप में एक सीरियल किलर और वेनेसा के पिता, 3 इसके अलावा वेन नाइट, 4-5 मैकेना ग्रेस, 4 और टियो ब्रियोन्स, 4 को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया है। उत्पादन विकास अगस्त 2018 में स्कॉट कॉवथॉर्न ने कहा कि यदि पहली फिल्म सफल होती है तो दूसरी फिल्म हो सकती है जो दूसरे गेम की घटनाओं का अनुसरण करती है। 6 जनवरी 2024 में पिछली फिल्म में माइक श्मिट की भूमिका निभाने वाले अभिनेता जोश हचरसन द्वारा एक सीक्वल के विकास का खुलासा किया गया था। 7 अप्रैल 2024 में जेसन ब्लम के ब्लमहाउस प्रोडक्शंस ने आधिकारिक तौर पर सीक्वल की पुष्टि की। 8 और जिम हेंसन की क्रिएचर शॉप फिल्म के लिए एनिमेट्रॉनिक्स डिजाइन करने के लिए वापस आएगी। 9 अक्टूबर 2024 में हचरसन, एलिजाबेथ लेल, पाइपर रूबियो और मैथ्यू लिलार्ड को उनकी भूमिकाओं को फिर से करने की पुष्टि की गई, जिनमें से बाद वाले ने स्टूडियो के साथ 3 चित्र का सौदा किया था। 2 अप्रैल 2025, 4 फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2024 के अंत में शुरू होने की उम्मीद थी। 11-17 अक्टूबर को न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में मैथ्यू लिलार्ड ने कहा कि फिल्मांकन 10 दिनों में शुरू होगा। विशेष रूप से फिल्मांकन की तारीख 27 अक्टूबर को रखी गई। 12-13-14 फिल्मांकन नवंबर 2024 तक शुरू हुआ और फरवरी 2025 में समाप्त हुआ। 15-16 मुक्त करना फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 दिसंबर 2025 को रिलीज किया जाना है। 28 जून 2018 को श्रृंखला की 7वीं मुख्य किस्त, अल्टीमेट कस्टम नाइट, स्टीम पर मुफ्त में रिलीज की गई। इसमें फ्रेंचाइज के 50 से ज्यादा किरदार है। स्टीम पर कॉथॉर्न के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पोस्ट में उन्होंने बताया कि कंसोल पोर्ट के लिए डील साइन हो गई है, साथ ही वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी गेम्स की घोषणा भी की गई है। 15 अविश्वसनीय स्रोत 2019 की शुरुआत में कावथन ने घोषणा की कि वह वीडियो गेम स्टूडियो स्टील वूल स्टूडियो के साथ जुड़ गया है, जिसके साथ वह फ्रेडी के अतिरिक्त फाइव नाइट्स गेम विकसित करना चाहता था और वह मुख्य रूप से स्टोरी लाइन, चरित्र डिजाइन और गेमप्ले के लिए जिम्मेदार होगा। 28 मई 2019 को
कावथन ने पीसी और प्लेस्टेशन वीआर दोनों के लिए टीज किए गए वर्चुअल रियलिटी गेम फाइव नाइट्स एट फ्रेडी हेल्प वांटेड को रिलीज किया। एक डीएलसी अपडेट कर्स ऑफ ड्रेडबियर 23 अक्टूबर 2019 को जारी किया गया था। सितंबर 2019 में ऑगमेंटेड रियलिटी गेम के बारे में इल्लुमिक्स के यूट्यूब चैनल पर एक टीजर 16 और घोषणा 17 ट्रेलर पोस्ट किए गए थे। शीर्षक का खुलासा फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज स्पेशल डिलीवरी के रूप में किया गया था। इसे 25 नवंबर 2019 को iOS और एंड्रॉयड के लिए मुफ्त में रिलीज किया गया था। 8 अगस्त 2019 को पहले गेम की 5वीं वर्षगांठ के दौरान कावथन ने अपनी वेबसाइट पर एक नई छवि पोस्ट की, जिसमें श्रृंखला की 10वीं किस्त का टीजर दिखाया गया। इसमें एक आधुनिक शॉपिंग मॉल दिखाया गया है, जिसमें एक लेजर टैग एरिना, एक आर्केड, एक बड़ा सिनेमा और एक फ्रेडी फैज़बियर का पिज्जा रेस्तरां है। मुख्य चौक में फ्रेडी फैज़बियर, चिका और 2 नए एनिमेट्रॉनिक्स के 80 के दशक के स्टाइल वाले वर्षन को उत्साहित भीड़ के लिए खेलते हुए देखा जा सकता है। 29 सितंबर 2019 को कावथन की वेबसाइट को एक नए टीजर के साथ अपडेट किया गया, जिसमें ग्लैमरॉक फ्रेडी का किरदार दिखाया गया, और उसके बाद एक अपडेटेड टीजर आया जिसमें फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज हेल्प वांटेड के किरदार वैनी को छाया के रूप में दिखाया गया। 24 मार्च 2020 को एक और टीजर पोस्ट किया गया, जिसमें एक बिल्कुल नया मगरमच्छ जैसा किरदार दिखाया गया, जिसे बाद में मोंटगोमेरी गेटोर कहा गया। 21 अप्रैल 2020 को पात्रों के नाम फनको के आगामी उत्पादों की सूची से लीक हो गए थे, और शीर्षक का खुलासा फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज पिज्जाप्लेक्स के रूप में हुआ था। कुछ घंटों बाद 22 अप्रैल 2020 को स्कॉट कॉवथॉन ने रेडिट के माध्यम से लीक की पुष्टि की और खुलासा किया कि शीर्षक आधिकारिक नहीं था और यह शीर्षक केवल फनको के लिए था। कॉवथॉन ने घोषणा की कि खेल को 2020 के अंत में रिलीज किया जाना था। 12 जून 2020 को एक और टीजर जारी किया गया, जिसमें खेल की प्रतिपक्षी एक अनाम महिला सुरक्षा गार्ड थी। 7 अगस्त 2020 को वैनी का एक टीजर जारी किया गया था। एक दिन बाद कॉवथॉन ने रेडिट के माध्यम से ग्लैमरॉक चिका और रोक्सेन वुल्फ के पात्रों का खुलासा किया। 21 अगस्त 2020 को कावथॉन ने प्रशंसकों द्वारा विकसित फाइव नाइट्स एट फ्रेडी के खेलों को वित्त पोषित करने और प्रकाशित करने में मदद करने की अपनी योजना की घोषणा की, जो उनके संबंधित श्रृंखला में पिछले किश्तों के साथ बंडल किए गए थे। वह किसी भी रचनात्मक तत्व में शामिल नहीं होगा, लेकिन विपणन और प्रकाशन सहायता के साथ साथ उचित लाइसेंसिंग में मदद करेगा। जिन खेलों को शामिल करने की घोषणा की गई थी, वे थे 1 नाइट एट फ्लम्टी सीरीज, 5 नाइट्स एट कैंडीज सीरीज, द जॉय ऑफ क्रिएशन, इग्नाइटेड कलेक्शन, मूल द जॉय ऑफ क्रिएशन, द जॉय ऑफ क्रिएशन, रीबॉर्न और द जॉय ऑफ क्रिएशन, स्टोरी मोड से मिलकर, पॉपगोज एवरग्रीन, प्रस्तावना गेम पॉपगोज आर्केड सहित, और 5 नाइट्स एट फ्रेडी प्लस, मूल गेम की फिर से कल्पना। 19 कावथॉन इस पहल के तहत रिलीज होने वाला पहला गेम 1 नाइट एट फ्लम्टीज का पोर्ट था, जिसे क्रमशः 31 अक्टूबर और 18 नवंबर 2020 को एंड्रॉयड और iOS के लिए जारी किया गया था। रिलीज होने वाला दूसरा गेम इसके सीक्वल 1 नाइट एट फ्लम्टीज 2 का पोर्ट था, जिसे 20 जनवरी 2021 को फिर से एंड्रॉयड और iOS के लिए जारी किया गया था। अगला गेम 1 नाइट एट फ्लम्टीज 3 था, जिसे 31 अक्टूबर 2021 को पीसी और मोबाइल डिवाइस के लिए और बाद में कंसोल के लिए जारी किया गया था। 16 सितंबर 2020 को प्लेस्टेशन 5 शोकेस के दौरान यह पता चला कि फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज सिक्योरिटी ब्रीच प्लेस्टेशन 5 पर आएगा, जिसमें रियल टाइम रे ट्रेसिंग और फ्रीरोम गेमप्ले की सुविधा होगी। 20 इसकी शुरुआती रिलीज प्लेस्टेशन 5, प्लेस्टेशन 4 और पीसी पर हुई थी, अन्य प्लेटफॉर्म 3 महीने बाद आए। दिसंबर 2020 में कवचोन ने पोस्ट किया कि फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज सिक्योरिटी ब्रीच को 2021 तक के लिए टाल दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि गेम का दायरा 2020 के अंत तक खत्म होने के लिए बहुत बड़ा था। 16 जून 2021 को एक विवाद के बाद
जहां यह पता चला कि कावथन ने रिपब्लिकन पार्टी के एलजीबीटी विरोधी रूढ़िवादी राजनेताओं को पैसे दान किए थे। 21-22 कावथन ने अपनी वेबसाइट पर एक संदेश पोस्ट किया जिसमें उन्होंने सार्वजनिक खेल विकास से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की और अपने अनुयायियों के प्रति उनके निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने के लिए सेवानिवृत्त होना चाहते हैं। 23 उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए एक उत्तराधिकारी नियुक्त करने का इरादा किया कि फाइव नाइट्स एट फ्रेडी की फ्रेंचाइजी जारी रहेगी, जबकि वह खुद इसके विकास में कम भूमिका निभाते रहेंगे। 18 अक्टूबर 2023 को कावथॉन ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अपना पहला वीडियो गेम फ्रेडी इन स्पेस 3 चिका इन स्पेस जारी किया, जिसे फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज फिल्म के लिए एक टाई इन गेम के रूप में जारी किया गया था। उपन्यास दिसंबर 2015 में कावथॉन ने अपने पहले उपन्यास फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज द अनटोल्ड स्टोरी के लिए टीजर जारी किए, जिसे बाद में फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज द सिल्वर आइज नाम दिया गया। पुस्तक को 17 दिसंबर 2015 को अमेजन के लिए एक ई-बुक के रूप में जारी किया गया था। एक पेपरबैक संस्करण उपलब्ध है। कावथॉन के अनुसार अमेजन की ओर से एक गलती के कारण पुस्तक को उसकी नियोजित रिलीज तिथि से पहले रिलीज कर दिया गया था। 24 जून 2016 को कावथॉन ने घोषणा की कि उन्होंने स्कोलास्टिक कॉरपोरेशन के साथ 3 पुस्तकों का सौदा किया है और पहली पुस्तक द सिल्वर आइज उस वर्ष अक्टूबर में पेपरबैक पर पुनर्मुद्रित की जाएगी, दूसरी और तीसरी 2017 और 2018 में रिलीज होगी। 25 स्कॉट ब्रैडेन कावथन एक अमेरिकी वीडियो गेम डेवलपर, लेखक और निर्माता है। उन्हें फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज बनाने के लिए जाना जाता है, जो उत्तरजीविता हॉरर वीडियो गेम की एक श्रृंखला है जो मीडिया फ्रेंचाइज में विस्तारित हुई। कावथॉन ने अपने करियर की शुरुआत परिवार के अनुकूल ईसाई वीडियो गेम विकसित करने से की, जिसमें उन्हें बहुत कम सफलता मिली। उन्होंने 2014 में पहले फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज गेम के साथ हॉरर में कदम रखा, जो एक व्यावसायिक सफलता थी और जिसने एक पंथ का निर्माण किया। 2023 तक कावथॉन ने मुख्य श्रृंखला में 7 गेम और 4 स्पिन-ऑफ विकसित किए। खेलों के अलावा कावथॉन ने फ्रेंचाइज के लिए कई कहानियां लिखीं, जिनमें उपन्यास और फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज फिल्म 2023 की पटकथा शामिल है, जिसका उन्होंने निर्माण भी किया था। आजीविका प्रारंभिक कार्य एक धर्मनिष्ठ ईसाई, कावथन ने स्ववित्त पोषित ईसाई साहसिक खेल बनाकर खेल विकास में अपना कैरियर शुरू किया। कावथन का पहला पेशेवर खेल इफरमून कहलाता था। उन्होंने 1996 में ह्यूस्टन के आर्ट इंस्टीट्यूट में भाग लिया, जहां उन्होंने कंप्यूटर ग्राफिक्स बनाना सीखा, लेकिन खुद को क्लिकटीम फ्यूजन इंजन का उपयोग करके गेम विकसित करना सिखाया। 1-2 होप एनिमेशन के रूप में जाने जाने वाले ईसाई कलाकारों के एक समूह के सदस्य। 3 कावथन ने एनिमेटेड ईसाई फिल्में भी बनाईं। 4 कावथन की अधिक उल्लेखनीय धार्मिक परियोजनाओं में पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 2012 और द डेसोलट होप 2012 शामिल है। धार्मिक रूपक पर आधारित पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एक जेआरपीजी जैसा खेल है, जिसमें बेल्जेबब, एपोलियन, शेम और जाइंट डेस्पायर जैसे दुश्मन है। द डेसोलट होप एक टॉप डाउन रोल प्लेइंग गेम है, जिसमें टर्न बेस्ड लड़ाइयाँ होती है। एक अंधेरे, चिंतनशील और मूर औद्योगिक परिदृश्य में स्थापित डायस्टोपियन कहानी एक रोबोट कॉफी पॉट का अनुसरण करती है, जिसे एक वैज्ञानिक नमूने के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे भ्रूण को बचाना चाहिए। 5-6 रॉक पेपर शॉटगन ने खेल की कला शैली की प्रशंसा की। 5 किल स्क्रीन ने बाद में लिखा कि रोमांच के विषय और कावथॉन के शुरुआती कामों की अनूठी कला शैली उनके कुछ बाद के प्रोजेक्ट जैसे कि FNAF वर्ल्ड 2016 में फिर से दिखाई देगी। 6 फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2014 की रिलीज के बाद द डेसोलट होप को इसके कथानक के कथित प्रोलाइफ संदेश के लिए ध्यान और आलोचना दोनों मिली। 1-4 हालांकि कावथॉन ने बाद में स्पष्ट किया कि खेल विशेष रूप से गर्भपात को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था। 6
कावथॉन के ईसाई खेलों को आमतौर पर अच्छी प्रतिक्रिया मिली, लेकिन वे अपनी पत्नी और 2 बच्चों का भरण-पोषण करने के लिए आर्थिक रूप से इतने सफल नहीं थे। 1, 2 उन्होंने अनिच्छा से धार्मिक खेल बनाना बंद कर दिया और इसके बजाय सस्ते कंप्यूटर गेम और मुफ्त मोबाइल गेम बनाए जो उन्हें आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान कर सकते थे। 1, 7 कैलम मार्श ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए कावथॉन की प्रोफाइल में लिखा है कि ये गेम हर महीने $40 या $50 ला सकते हैं। 1 उन्होंने प्रोग्रामिंग और खुदरा काम भी संभाला। 1, 8 2013 में कावथन ने परिवार के अनुकूल गेम चिपर एंड सन्स लंबर कंपनी को स्टीम ग्रीनलाइट में प्रस्तुत किया। यह एक संसाधन प्रबंधन शीर्षक था जिसमें मानवरूपी जानवर थे। खिलाड़ी का चरित्र एक बीवर था। हालांकि जेम्स स्टेफनी स्टर्लिंग जैसे खिलाड़ियों और समीक्षकों ने खेल का उपहास किया क्योंकि उन्हें लगा कि पात्र अनजाने में डरावने थे और डरावने एनिमेट्रॉनिक्स से मिलते जुलते थे। 7 एक लेखक ने बाद में इसे अनकैनी वैली का एक उदाहरण बताया। 9 कावथन की वित्तीय स्थिति और चिपर एंड सन्स की भारी आलोचना ने उन्हें उदास कर दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने गेम डेवलपर बनकर अपना जीवन बर्बाद कर दिया है और उन्होंने दूसरे पेशे अपनाने का प्रयास किया। कावथन को विश्वास का संकट झेलना पड़ा। या तो भगवान मौजूद नहीं थे या भगवान मुझसे नफरत करते थे। जब कंपनी को पता चला कि उन्होंने अपने डॉक्टर के सामने आत्महत्या के विचार व्यक्त किए हैं, तो उनकी जीवन बीमा पॉलिसी रद्द कर दी गई। उन्हें एहसास हुआ कि अब मेरी मृत्यु का भी कोई मूल्य नहीं है और उन्होंने भगवान से किसी तरह मेरा उपयोग करने के लिए कहा। 4 अपने विश्वास को पुनः प्राप्त करने के बाद कावथन ने चिपर एंड सन्स के स्वागत से प्रेरणा ली और जानबूझकर कुछ डरावना बनाने का फैसला किया। यह 5 नाइट्स एट फ्रेडीज के लिए प्रेरणा थी। 1 फ्रेडीज में 5 रातें वीडियो गेम। कावथॉन ने 2014 की गर्मियों में स्टीम के ग्रीनलाइट सिस्टम पर 5 नाइट्स एट फ्रेडी को सबमिट किया, एक ट्रेलर और बाद में एक डेमो जारी किया। इसके बाद उन्होंने इसे इंडीडीबी को सबमिट किया, जहां इसे लोकप्रियता मिली, और गेम को तीसरी बार देसुरा को सबमिट किया। गेम को अगस्त 2014 में स्टीम के ग्रीनलाइट में स्वीकार किया गया था। गेम को आलोचकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था। 10 और यह यूट्यूब पर कई लोकप्रिय लेट्स प्ले वीडियो का विषय बन गया। सीक्वल 5 नाइट्स एट फ्रेडी 2 उस वर्ष बाद में स्टीम पर जारी किया गया था। 5 नाइट्स एट फ्रेडी 2 की रिलीज के तुरंत बाद कावथॉन ने अपनी निजी वेबसाइट से सभी जानकारी हटा दी और इसे ऑफलाइन शब्द की एक छवि के साथ बदल दिया। 2015 में 5 नाइट्स एट फ्रेडीज 4 को रिलीज किया गया, जिसके बाद एक निःशुल्क हैलोवीन अपडेट दिया गया। FNAF वर्ल्ड नामक एक नए गेम के विकास की घोषणा की गई, जिसमें अन्य खेलों के फॉर्मूले को छोड़ दिया गया और इसके बजाय एक रोल प्लेइंग वीडियो गेम बनाया गया। इसे 21 जनवरी 2016 को रिलीज किया गया। 2 FNAF वर्ल्ड को गड़बड़ियों और अन्य मुद्दों के कारण मिश्रित समीक्षाएं मिली। 11 और 4 दिन बाद कावथॉन ने इसे स्टीम से हटा लिया। 8 फरवरी को गेम जोल्ट पर एक संशोधित संस्करण मुफ्त में रिलीज किया गया। 21 मई 2016 को कावथॉन ने 5 नाइट्स एट फ्रेडीज सिस्टर लोकेशन के लिए एक टीजर ट्रेलर जारी किया, जिसमें 2 नए एनिमेट्रॉनिक्स के साथ साथ श्रृंखला के फॉक्सी और फ्रेडी पात्रों के सर्कस थीम वाले रूपांतर भी शामिल थे। यह गेम 7 अक्टूबर 2016 को रिलीज किया गया था और आम तौर पर इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। कावथॉन ने 1 दिसंबर को कस्टम नाइट अपडेट जारी किया, जिसके तुरंत बाद अपडेट में गोल्डन फ्रेडी मोड जोड़ा गया। 3 जुलाई 2017 को कावथॉन ने 5 नाइट्स एट फ्रेडीज की छठी मुख्य किस्त को रद्द करने की घोषणा की, जबकि 1 महीने पहले उन्होंने कहा था कि छठा गेम विकास में था। उन्होंने कहा कि वे अपने जीवन के अन्य पहलुओं की उपेक्षा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वे श्रृंखला को छोड़ने की योजना नहीं बना रहे थे और भविष्य में FNAF वर्ल्ड स्टाइल स्पिन-ऑफ गेम विकसित करने पर विचार कर रहे थे।
13 हालांकि 4 दिसंबर 2017 को फ्रेडी फेज़बियर के पिज्जेरिया सिम्युलेटर की रिलीज के साथ यह एक मजाक होने की पुष्टि हुई। 14 जून 2021 में कॉथॉन ट्विटर पर एक ट्रेंडिंग विषय बन गया जब उसकी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध राजनीतिक दान वेबसाइट पर साझा किए गए। तत्कालीन डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रतिनिधि तुलसी गबार्ड को एक दान को छोड़कर कॉथॉन के सभी दान रिपब्लिकन पार्टी के राजनेताओं को थे, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल थे। उन्होंने खुद को प्रोलाइफ बताते हुए रिपब्लिकन पार्टी के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि करने के लिए रेडिट पर पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि उनका डॉक्स किया गया था और उनके दान के प्रचारित होने के बाद उन्हें हिंसा और घर पर आक्रमण की धमकियां मिली थीं। जबकि रेडिट पर उनके पोस्ट पर प्रतिक्रिया ज्यादातर सकारात्मक थी, यह ट्विटर जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर मिश्रित थी, जहां एलजीबीटी समुदाय के कुछ सदस्यों ने नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। 46, 47, 48, 49 फिर भी कावथन ने फ्रेडीज फ्रेंचाइज में 5 नाइट्स का निर्देशन जारी रखा और 2024 तक अभी भी इस पर उनके पास विशेष अधिकार है। उद्धरण आवश्यक 9 मार्च 2024 को कावथन द गेम थियोरिस्ट्स के एक एपिसोड में दिखाई दिए, जिसका शीर्षक था मैकबेथ का अंतिम सिद्धांत, जो कि 9 जनवरी को यूट्यूब से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा करने के बाद होस्ट के रूप में मैकबेथ की अंतिम एपिसोड उपस्थिति थी। 50 यह कावथन की पहली सार्वजनिक वीडियो उपस्थिति थी। 51, 52 व्यक्तिगत जीवन कावथॉन अपनी पत्नी और 6 बच्चों के साथ टेक्सास में रहते हैं। उनके एक बेटे ब्रैडेन कावथॉन एक लेखक है। 53 काम करता है। लुडोग्राफी नॉन 5 नाइट्स 8 फ्रेडीज वीडियो गेम। वर्ष शीर्षक पूर्व 1994 फ्लॉपी डिस्क 2 1994 डूफास 2002 आरपीजी मैक्स 2003 पांचवां विरोधाभास आरपीजी मैक्स 2 खोया द्वीप एलिमेज मेगा नाइट दानव रात तहखाने डिनोस्ट्रिया फैंटम कोर द मून मिशन युद्ध गनबॉल तारकीय गन अराजकता के जहाज फ्लान की विरासत फ्लान की विरासत 2 फ्लांस ऑनलाइन फ्लान की विरासत 3 हेड्स का तूफान। 27 जून 2017 को कावथन का दूसरा उपन्यास 5 नाइट्स 8 फ्रेडीज द ट्विस्टेड ओन्स रिलीज हुआ। यह द सिल्वर आइज का सीक्वल था और इसकी कहानी मुख्य पात्र चार्ली का अनुसरण करती है, जो द सिल्वर आइज की घटनाओं से उबरने की कोशिश करते समय अपने पिता की भयावह रचनाओं की दुनिया में वापस आ जाती है। 29 अगस्त 2017 को कावथन ने 5 नाइट्स 8 फ्रेडीज की पहली आधिकारिक गाइडबुक जारी की, जिसका शीर्षक द फ्रेडी फाइल्स था। इसमें चरित्र प्रोफाइल, ईस्टर अंडे, गेम खेलने के लिए सलाह और फ्रेंचाइजी से निकले सिद्धांत शामिल है। 26 दिसंबर 2017 को कावथन ने 5 नाइट्स 8 फ्रेडीज के लिए सर्वाइवल लॉगबुक नामक दूसरी गाइडबुक जारी की। पिछली पुस्तक रिलीज के विपरीत सर्वाइवल लॉगबुक में कोई सूचीबद्ध अमेज़न किंडल संस्करण नहीं है, जिसका अर्थ है कि इसमें केवल डिवाइस से पढ़ने के बजाय भौतिक लेखन के लिए डिजाइन किए गए पृष्ठ है। सामान्य बच्चों की गतिविधि पुस्तक के रूप में प्रच्छन्न इस पुस्तक में कई चीजें शामिल है, जिसमें शब्द खोज, ग्रिड ड्राइंग और रिक्त स्थान भरने वाली गतिविधियां शामिल है, हालांकि इन सभी में विद्या से जुड़े रहस्य पाए गए। 27, 28, 26 जून 2018 को 5 नाइट्स 8 फ्रेडीज पुस्तक श्रृंखला का तीसरा उपन्यास 5 नाइट्स 8 फ्रेडीज द फोर्थ क्लोसेट अमेजन पर सामने आया और उसी दिन रिलीज के लिए स्लेट किया गया। 26 दिसंबर 2019 को 11 पुस्तक श्रृंखला की पहली पुस्तक फेज़बियर फ्राइट्स 1 इनटू द पिट को किंडल और पेपरबैक प्रारूपों में अमेजन पर रिलीज किया गया। 30 अगली 10 पुस्तकों की रिलीज की तारीखें और शीर्षक भी समय के साथ घोषित किए गए। फिल्म रूपांतरण
मुख्य लेख, फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज फिल्म। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने अप्रैल 2015 में घोषणा की कि उसने इस श्रृंखला को फिल्म में रूपांतरित करने के अधिकार हासिल कर लिए हैं। रॉय ली, डेविड कैटजेनबर्ग और सेठ ग्राहम स्मिथ इसके निर्माता बनने वाले थे। ग्राहम स्मिथ ने कहा कि वे कावथॉन के साथ मिलकर एक पागल, भयानक और अजीब तरह से मनमोहक फिल्म बनाएंगे। 31 जुलाई 2015 में गिल केनन ने अनुकूलन को निर्देशित करने और टाइलर बर्टन स्मिथ के साथ इसे सहलिखने के लिए हस्ताक्षर किए। 32 जनवरी 2017 में कावथन ने कहा कि आंशिक रूप से पूरी तरह से फिल्म उद्योग के भीतर समस्याओं के कारण फिल्म कई देरी और बाधाओं का सामना कर रही थी और यह वापस शुरुआती स्थिति में आ गई, लेकिन उन्होंने वादा किया कि इस बार पहले दिन से ही फिल्म में शामिल रहेंगे और यह मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण बात है। मैं चाहता हूं कि यह फिल्म कुछ ऐसी हो जिसे देखने के लिए प्रशंसक उत्साहित हों। 33-34 मार्च 2017 में कावथॉन ने ब्लमहाउस प्रोडक्शंस में खुद की एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की, जिससे पता चलता है कि फिल्म की एक नई प्रोडक्शन कंपनी थी। 35-36 मई 2017 में निर्माता जेसन ब्लम ने इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि वह उत्साहित है और अनुकूलन पर कावथॉन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 37 जून 2017 में गिल केनन ने कहा कि वह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के बदलाव के बाद अब फाइव नाइट्स एट फ्रेडी फिल्म का निर्देशन नहीं कर रहे हैं। 38 गैरप्राथमिक स्रोत की आवश्यकता। 13 फरवरी 2018 को ब्लमहाउस प्रोडक्शंस ने ट्विटर पर खुलासा किया कि क्रिस कोलंबस ब्लम और कावथॉन के साथ मिलकर इसे प्रोड्यूस करने के साथ साथ निर्देशक के रूप में फिल्म पर काम करेंगे। 39 अगस्त 2018 में कावथॉन ने स्टीम फोरम पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि फिल्म पहले गेम पर आधारित होगी और अगर दूसरी और तीसरी फिल्में बनती है तो वे क्रमशः दूसरे और तीसरे गेम पर आधारित होंगी। 15 गैरप्राथमिक स्रोत की आवश्यकता। उसी महीने बाद में ब्लम ने ट्वीट किया कि फिल्म की रिलीज विंडो 2020 की योजनाबद्ध है। 40 गैरप्राथमिक स्रोत की आवश्यकता। नवंबर 2018 में कावथॉन ने घोषणा की कि फिल्म की स्क्रिप्ट को हटा दिया गया है और इसे और विलंबित किया जाएगा। 41 ब्लम ने सितंबर 2021 में खुलासा किया कि फिल्म में अभी भी स्क्रिप्ट के मुद्दे हैं और कोलंबस अब निर्देशक के रूप में इस परियोजना से जुड़े नहीं है। 42 अक्टूबर 2022 में एमा टैमी को कावथन और सेठ कुडेबैक के साथ सहलेखन के अलावा फिल्म का निर्देशन करने की घोषणा की गई थी। 43 यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को आलोचकों की नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $296 मिलियन से अधिक की कमाई की। 44 सार्वजनिक छवि और राजनीति। नवंबर 2019 में कावथन ने घोषणा की कि वह विशेष रूप से सेंट जूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल के लिए एक धन उगाहने वाले कार्यक्रम के लिए एक गेम बनाएगा, जिसे यूट्यूबर मैटपैट द्वारा होस्ट किया जाएगा, जो एक लाइव स्ट्रीम पर साथी यूट्यूबर्स दाकोन और मार्किप्लायर के साथ गेम खेलेंगे। गेम फ्रेडी इन स्पेस 2 3 दिसंबर 45 को गेम जोल्ट पर जारी किया गया था और इसमें पूरे समय छिपी हुई डॉलर की मात्रा शामिल थी, जो तय करती थी कि स्ट्रीम के बाद कावथन कितना दान करेंगे। उन्होंने दावा किया कि कुल $5 लाख खोजने के लिए उपलब्ध थे, लेकिन चेतावनी दी कि यह मुश्किल था और उन्हें संदेह था कि वे यह सब ढूंढ पाएंगे, क्योंकि उनके प्लेटेस्टर को गेम पूरा करने में 5 घंटे लगे थे। मूल रूप से गेम में लाइव स्ट्रीम में दिखाए जाने के लिए 2 घंटे का स्लॉट था। कावथॉन ने सेंट जूड्स को पूरे $5 लाख का दान दिया। फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 4 में गेमप्ले एक बेडरूम की सेटिंग में होता है और रात के समय सुरक्षा गार्ड होने के बजाय खिलाड़ी एक छोटे बच्चे की भूमिका निभाता है, जो अपने वास्तविक जीवन के समकक्षों से डरने के कारण एनिमेट्रॉनिक्स के बुरे सपने देखता है। 25 खिलाड़ी के पास अब कैमरा सिस्टम तक पहुंच नहीं है। 26-27
खिलाड़ी के पास निगरानी करने के लिए बेडरूम में 4 क्षेत्र है। कमरे के दोनों तरफ 2 दालान के दरवाजे, उनके ठीक सामने अलमारी और उनके पीछे बिस्तर। 25 दरवाजों पर खिलाड़ी को एनिमेट्रॉनिक्स की सांसों को सुनना चाहिए, जो यह निर्धारित कर सकता है कि वे पास है या नहीं। 26 यदि खिलाड़ी को साइड के दरवाजों पर सांस लेने की आवाज सुनाई देती है, तो वे दरवाजा बंद कर देते हैं और एनिमेट्रॉनिक्स के चले जाने का इंतजार करते हैं। हालांकि यदि वे दरवाजे बहुत जल्दी खोलते हैं, तो एनिमेट्रॉनिक्स खिलाड़ी को डरा देते हैं। 26 खिलाड़ी को अपने बिस्तर पर छोटे एनिमेट्रॉनिक्स को जमा होने से भी रोकना चाहिए और एनिमेट्रॉनिक्स को अपनी कोठरी में घुसने से रोकना चाहिए। 5 नाइट्स एट फ्रेडीज 4 में एक नया एनिमेट्रॉनिक शामिल करने वाला एक मिनीगेम भी पेश किया गया है, जो खिलाड़ी को मिनीगेम पूरा करने के लिए अगली रात में 2 घंटे की छूट प्रदान करता है। 25 सिस्टर लोकेशन के लिए एक ऊंचा कंट्रोल पैड पेश किया गया है, जो एक कमरे को रोशन कर सकता है या एनिमेट्रॉनिक्स को झटका दे सकता है। अन्य मैकेनिक्स में ब्रेकर रूम में एक दूसरा कंट्रोल पैड शामिल है, जो सुविधा के लिए बिजली को नियंत्रित करता है, और एक फ्लैश बीकन, जो खिलाड़ी को अंधेरे फनटाइम ऑडिटोरियम, एक पार्टी रूम में देखने और इसके एनिमेट्रॉनिक से बचने की अनुमति देता है। सिस्टर लोकेशन एकमात्र ऐसा गेम है जहां खिलाड़ी कमरों के बीच घूम सकता है। 28 पिज्जेरिया सिम्युलेटर में व्यवसाय शैली का गेम प्ले है और खिलाड़ी को अपने पिज्जेरिया के लिए सुविधाएं खरीदने के लिए इन-गेम पैसे खर्च करने होंगे। प्रतिष्ठान के आकर्षणों का परीक्षण करके मिनी गेम्स की एक श्रृंखला खेली जा सकती है। 29 खिलाड़ी द्वारा खेल के इस हिस्से को पूरा करने के बाद वे एक कमरे में कार्यों को पूरा करते हैं और शत्रुतापूर्ण पहले से बचाए गए एनिमेट्रॉनिक्स को रोकते हैं। 30 पिज्जेरिया सिम्युलेटर का गेम प्ले 5 नाइट्स एट फ्रेडीज 3 के साथ कई तत्वों को साझा करता है, जिसमें वेंटिलेशन का महत्व और ध्वनि के साथ एनिमेट्रॉनिक्स को विचलित करने की क्षमता शामिल है। 31 अल्टीमेट कस्टम नाइट एक अनुकूलन योग्य रात है, जिसमें 50 एनिमेट्रॉनिक्स मौजूद है और अधिकतम आयस्तर 20 है। खेल में पिछले खेलों से कई मैकेनिक्स शामिल है, जैसे हीटर, पंखा, संगीत बॉक्स और बिजली जनरेटर। 32 खिलाड़ी चुन सकता है कि वे किस चरित्र को एक रात के लिए सक्रिय करना चाहते हैं और पात्र कितने सक्रिय होंगे। हेल्प वांटेड हर दूसरे गेम के गेमप्ले को जोड़ता है और खिलाड़ी के लिए एक आभासी अनुभव में बदल जाता है। 33 यह कई अन्य मिनी गेम्स भी पेश करता है, जिसमें गेमप्ले भिन्न होता है और कई बार फ्री रोम भी होता है। 34 स्पेशल डिलीवरी में लोकेशन आधारित संवर्धित वास्तविकता गेमप्ले की सुविधा है। खिलाड़ी अपना कैमरा चालू कर सकता है और फुटेज ही गेम की पृष्ठभूमि है। एनिमेट्रॉनिक्स पर्यावरण के अनुरूप हमला करने की कोशिश करेंगे। एनिमेट्रॉनिक्स में आमतौर पर क्लोकिंग होती है, जो उन्हें अदृश्य होने की ओर ले जाती है। 35 सिक्योरिटी ब्रीच इस शीर्षक के लिए खुली दुनिया का पहलू रखता है, जो खिलाड़ियों को विसर्जन के एक नए स्तर का अनुभव करने की अनुमति देता है। 36 5 नाइट्स एट फ्रेडीज 4 के समान खिलाड़ियों के पास फेजवॉच नामक एक निफ्टी टूल तक भी पहुंच होगी, जो उन्हें नक्शे देखने, नक्शे पर यादृच्छिक क्षेत्रों से उठाए गए संदेशों को पढ़ने, आसपास के खतरे के लिए सुरक्षा कैमरों की जांच करने और उनके वर्तमान उद्देश्यों को देखने की अनुमति देता है। 37 यह पूरे खेल में फ्रेडी को एक सहायक साथी के रूप में शामिल करता है, हालांकि उसके पास सीमित शक्ति है और उसे नक्शे के माध्यम से स्टेशनों पर चार्ज किया जाना चाहिए। खिलाड़ी अपना ध्यान पाने के लिए चीजों को खटखटाकर शत्रुतापूर्ण एनिमेट्रॉनिक्स को विचलित कर सकते हैं, जबकि वे नक्शे में आपका पीछा करते हुए उन्हें चकमा देने के लिए विभिन्न संरचनाओं में छिप सकते हैं और छिप सकते हैं। सामान्य तत्व सुरक्षा कैमरे पहले, दूसरे, तीसरे, 7वें, A8वें, B और 9वें सी गेम में खिलाड़ी के पास एक सुरक्षा कैमरा सिस्टम होता है, जो एनिमेट्रॉनिक पात्रों का निरीक्षण करता है।
एक समय में एक स्थान देखा जा सकता है और कुछ क्षेत्र कैमरों पर दिखाई नहीं देते हैं। 38 अधिकांश कैमरा फीड सुस्त होते हैं, कभी कभी लगभग काले और सफेद रंग के होते हैं और वीडियो शोर से भरे होते हैं। तीसरे गेम में यदि उनका संबद्ध सिस्टम विफल हो जाता है तो कैमरे काम करना बंद कर देते हैं। 39 पांचवें गेम में कैमरों का उपयोग नकली अंत और कस्टम नाइट अपडेट में एक मैकेनिक के रूप में किया जाता है, लेकिन मुख्य गेम में नहीं। दीपक तीसरे गेम को छोड़कर सभी गेम में रोशनी का उपयोग एनिमेट्रॉनिक्स को दूर भगाने या खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किया जाता है। पहले, दूसरे, पांचवें और आठवें बी गेम में लाइट दीवारों पर बटनों से सक्रिय होती है और खिलाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट को रोशन करती है, क्रमशः द्वार या वेंट निकास। 38 पांचवें गेम में लाइटें समान हैं, लेकिन एक कंट्रोल पैड पर लगी होती है और एनिमेट्रॉनिक्स के कमरों को रोशन करती है। पांचवें गेम में एक फ्लैश बीकन भी पेश किया गया, जिसका उपयोग तीसरे और पांचवें रात के पिच ब्लैक रूम में खिलाड़ी को उन्मुख करने के लिए किया जाता है। 40 कई खेलों में टॉर्च का उपयोग शामिल है। दूसरे गेम में टॉर्च की बैटरी लाइफ सीमित होती है और उसे रिचार्ज नहीं किया जा सकता। 41 जबकि चौथे और सातवें ए गेम में बैटरी लाइफ अनंत होती है। आठवें बी गेम में खेले जा रहे गेम सेगमेंट के आधार पर टॉर्च की बैटरी अलग अलग होती है। 9वें सी गेम में भी टॉर्च की बैटरी लाइफ सीमित होती है, लेकिन पूरे गेम में विभिन्न रिचार्ज स्टेशनों पर इसे रिचार्ज किया जा सकता है। फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज FNAF स्कॉट कावथॉन द्वारा बनाई गई एक वीडियो गेम श्रृंखला और मीडिया फ्रेंचाइजी है। इस फ्रेंचाइजी में वीडियो गेम, उपन्यास, ग्राफिक उपन्यास और फिल्में शामिल है। वीडियो गेम श्रृंखला में रात्रि रक्षकों और अन्य पात्रों का एक समूह शामिल है जो रातें कहे जाने वाले 5 स्तरों के लिए आधी रात से सुबह 6 बजे तक जीवित रहने की कोशिश करते हैं, जबकि हत्यारे एनिमेट्रॉनिक पात्रों के हमलों से बचते हैं। प्रत्येक गेम एक अलग स्थान पर सेट किया गया है, जो फ्रेडी फेज़बियर पिज़्ज़ा नामक एक काल्पनिक पारिवारिक पिज़्ज़ा रेस्तरां फ्रेंचाइजी से जुड़ा हुआ है। मुख्य गेमप्ले मैकेनिक में एनिमेट्रॉनिक्स द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना और सीमित संसाधनों का प्रबंधन करना शामिल है। कावथॉन को पहले वीडियो गेम का विचार तब आया जब उनके परिवार के अनुकूल संसाधन प्रबंधन गेम चिपर एंड सन्स लंबर कंपनी की आलोचना की गई थी, क्योंकि इसके पात्रों की भयावह एनिमेट्रॉनिक से समानता थी। इस प्रतिक्रिया का जवाब देते हुए उन्होंने एक हॉरर गेम विकसित किया जिसमें जानबूझकर डरावने एनिमेट्रॉनिक्स दिखाए गए थे। अगस्त 2014 में रिलीज हुए इस गेम की सफलता ने सीक्वल के विकास को प्रेरित किया। कावथॉन ने क्लिक टीम फ्यूजन का उपयोग करके अधिकांश गेम खुद बनाए, लेकिन स्टील वूल स्टूडियो के साथ मिलकर एक ओपन वर्ल्ड गेम और एक वर्चुअल रियलिटी एंथोलॉजी बनाई। इस सीरीज को आलोचकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। इसकी कहानी और माहौल की प्रशंसा की गई है, लेकिन इसके गेमप्ले की आलोचना की गई है। इसने महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता हासिल की है और इसका सामान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध है। इस फ्रेंचाइज ने एक पंथ का अनुसरण भी किया है जो इससे प्रेरित प्रशंसक मीडिया का निर्माण करता है। इतिहास और विकास। फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज की अवधारणा स्कॉट कावथॉन के पहले गेम चिपर एंड सन्स लंबर कंपनी के नकारात्मक स्वागत से उपजी है, जहां खिलाड़ियों ने कहा था कि मुख्य चरित्र एक डरावने एनिमेट्रॉनिक जानवर जैसा दिखता है। 1-2 शुरुआत में आलोचना से हतोत्साहित होकर कावथॉन, जिन्होंने मुख्य रूप से ईसाई उन्मुख खेल बनाए थे, ने इस प्रतिक्रिया का लाभ उठाकर जानबूझकर कुछ डरावना विकसित किया। 2-3 फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज को 8 अगस्त 2014 को देसुरा के माध्यम से रिलीज किया गया था। 4 इसके बाद क्राउडसोर्सिंग प्लेटफॉर्म ग्रीनलाइट के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद स्टीम रिलीज किया गया। 5 प्रमुख यूट्यूबर्स द्वारा दिखाए जाने के बाद खेल ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की। 1-6 फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज की सफलता के कारण 2014
और 2023 के बीच कई सीक्वल रिलीज हुए। 7 और जनवरी 2016 में FNAF वर्ल्ड नामक एक स्पिन-ऑफ गेम लॉन्च किया गया। 8 कावथॉन ने गेम डेवलपमेंट के लिए क्लिकटीम फ्यूजन 2.5 और 3D ग्राफिक्स के लिए ऑटोडेस्क 3ds मैक्स का इस्तेमाल किया। 9 पेशेवर वॉयस एक्टर्स और मूल साउंड ट्रैक के साथ बाद के टाइटल को बढ़ाया। 10 2019 में हेल्प वांटेड के बाद से कावथॉन ने गेम डेवलपमेंट कंपनी स्टील वूल स्टूडियो के साथ काम किया है। 11 12 2015 में कावथन ने साहित्य में फ्रेंचाइजी का विस्तार किया। 2016 में स्कोलास्टिक के साथ एक बहुपुस्तक सौदे की घोषणा की। 13 जिसकी शुरुआत द सिल्वर आइज से हुई। 14 जिसे 17 दिसंबर 2015 को अमेजन किंडल पर रिलीज किया गया। 15 और 27 सितंबर 2016 को पेपरबैक में। 16 इसके बाद 2 अतिरिक्त उपन्यास द ट्विस्टेड ओन्स और द फोर्थ क्लोसेट क्रमशः 2017 और 2018 में प्रकाशित हुए। 17 18 गेम प्ले 5 नाइट्स एट फ्रेडीज श्रृंखला में मनोवैज्ञानिक हॉरर थीम वाले वीडियो गेम शामिल है, जिसमें खिलाड़ी आमतौर पर फ्रेडी फेज़बियर पिज्जा से जुड़े स्थान पर एक रात का कर्मचारी होता है, जो एक काल्पनिक बच्चों का रेस्तरां है जो चक ई चीज और शोबिज पिज्जा प्लेस जैसी पारिवारिक पिज्जा श्रृंखलाओं से प्रेरणा लेता है। 3 19 रेस्तरां में मानवरूपी जानवरों के सदृश जीवनाकार के एनिमेट्रोनिक पात्र है, जो आमतौर पर बच्चों की पार्टियों के लिए एक शो स्टेज पर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन रात में अपने पद छोड़ देते हैं और रेस्तरां में घूमते हैं। गार्ड का काम उन पर नजर रखना और उन्हें हमला करने से रोकना है। पहले गेम में एनिमेट्रॉनिक्स की गतिशीलता को उनके सुबह ठीक से काम करना जारी रखने के लिए आवश्यक बताया गया है। 5 नाइट्स एट फ्रेडीज में खिलाड़ी अपने कार्यालय को आसन हॉलवे से जोड़ने वाले 2 सुरक्षा दरवाजों को आसपास के क्षेत्र में एनिमेट्रॉनिक्स के खिलाफ एक बाधा के रूप में नियंत्रित कर सकता है। प्रत्येक रात खिलाड़ी के पास एक बिजली की आपूर्ति होती है, जो एक उपकरण का उपयोग करने पर तेजी से कम हो जाती है। 20 यदि बिजली चली जाती है, तो खिलाड़ी अब किसी भी उपकरण का उपयोग नहीं कर सकता है और एनिमेट्रॉनिक्स के खिलाफ रक्षाहीन है, जब तक कि मुख्य एनिमेट्रोनिक फ्रेडी फेज़बियर पर हमला करने से पहले शिफ्ट समाप्त न हो जाए। 5 नाइट्स एट फ्रेडीज 2 में अलग-अलग उपकरण है, कोई सुरक्षात्मक दरवाजे नहीं है, और खिलाड़ी को एनिमेट्रॉनिक्स के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए एक खाली एनिमेट्रॉनिक सिर और टॉर्च का उपयोग करना चाहिए। खेल ने एक संगीत बॉक्स पेश किया, जिसे किसी विशेष एनिमेट्रॉनिक के हमले को रोकने के लिए नियमित आधार पर दूर से घुमाया जाना चाहिए। 5 नाइट्स एट फ्रेडी 3 एक मॉनिटर पैनल का उपयोग करता है, जिसमें ऑडियो, कैमरा और वेंटिलेशन होता है। 22 खिलाड़ी को कुछ प्रणालियों को खराब होने से बचाना चाहिए। ये खराबी बेतरतीब ढंग से या पहले और दूसरे गेम से एनिमेट्रॉनिक्स के मतिभ्रम से शुरू हो सकती है। वेंट को सील करने की क्षमता भी जोड़ी गई है और इसका उपयोग एकमात्र मूर्त एनिमेट्रॉनिक को कार्यालय में प्रवेश करने से रोकने के लिए किया जाना चाहिए। खिलाड़ी कैमरों पर एक ऑडियो आधारित फंक्शन का उपयोग कर सकता है, जो स्प्रिंगर ट्रैप को लुभाने के लिए एक बचकानी आवाज को ट्रिगर करता है। खेल का एकमात्र भौतिक एनिमेट्रॉनिक जो विलियम एफ्टन की आत्मा के पास है, कार्यालय से दूर। 23 8-बिट मिनी गेम्स वापस आते हैं और प्रत्येक रात के बाद खेलने योग्य होते हैं, यदि खिलाड़ी साइड कार्यों को पूरा करता है, जैसे कि पोस्टर पर क्लिक करना या दीवार में कोड इनपुट करना। 5 नाइट्स एट फ्रेडीज को 8 अगस्त 2014 को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए रिलीज किया गया था। इसके बाद 27 अगस्त और 11 सितंबर को क्रमशः एंड्रॉयड और आईओएस के लिए पोर्ट किए गए। एक विंडोज फोन संस्करण भी जारी किया गया था, 48, लेकिन इसके डाउनस्केल्ड ग्राफिक्स के कारण इसे जल्द ही वापस ले लिया गया। 49 प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स वन और निंटेंडो स्विच के पोर्ट 29 नवंबर 2019 को रिलीज किए गए, साथ ही 5 नाइट्स एट फ्रेडीज 2, 3 और 4 के लिए अलग-अलग रिलीज किए गए। 50 पहला गेम माइक श्मिट नामक एक चरित्र के इर्द-गिर्द घूमता है,
जो फ्रेडी फेज़बियर के पिज्जा में एक रात के सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करना शुरू करता है, जहां एनिमेट्रॉनिक्स रात में घूमते हैं और कथित तौर पर किसी को भी मार देते हैं, उन्हें एक अतिरिक्त एनिमेट्रॉनिक सूट में भरकर मार देते हैं। श्मिट को पिछली रात के गार्ड द्वारा निर्देशित किया जाता है, जिसे फोन गाय के रूप में जाना जाता है, जो चौथी रात में अपनी मृत्यु तक पूर्व रिकॉर्ड किए गए टेलीफोन संदेशों के माध्यम से एनिमेट्रॉनिक्स के खिलाफ उनके बचाव में उनकी सहायता करता है। 51 वह श्मिट को समझाता है कि एनिमेट्रॉनिक्स की गतिशीलता एनिमेट्रॉनिक्स के सर्वोमोटर्स को लॉक होने से रोकने के लिए एक जानबूझकर प्रोग्राम किया गया फ्री रोमिंग मोड है। वह यह भी बताता है कि वे रेस्तरां में किसी भी इंसान को बिना सूट के एनिमेट्रॉनिक एंडोस्केलेटन के रूप में देखते हैं। खिलाड़ी को रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक जीवित रहना चाहिए। 3:51 खिलाड़ी कमरे से बाहर नहीं जा सकता है और उसे एनिमेट्रॉनिक्स से खुद को बचाने के लिए एक कैमरा सिस्टम और रोशनी वाले 2 दरवाजों का इस्तेमाल करना होगा, साथ ही उसके पास अपने औजारों का इस्तेमाल करने की सीमित शक्ति भी होगी। 51-52 विभिन्न संकेतों और सुरागों से पता चलता है कि फोन गाय के स्पष्टीकरण के विपरीत एनिमेट्रॉनिक्स की गतिशीलता और शत्रुता का कारण उन बच्चों की प्रतिशोधी आत्माओं का होना है जो रेस्तरां में मारे गए थे। माइक को एनिमेट्रॉनिक्स से छेड़छाड़, शरीर की दुर्गंध और गैरपेशेवर व्यवहार के कारण 7वीं रात के बाद नौकरी से निकाल दिया जाता है। 53 फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2, 2014 मुख्य लेख 5 नाइट्स एट फ्रेडीज 2 पहले गेम के रिलीज होने के तुरंत बाद कावथन ने सीक्वल के बारे में अफवाहों की पुष्टि की। 54 उन्होंने मूल गेम के रिलीज होने के 1 महीने बाद अपनी वेबसाइट पर सीक्वल का एक टीजर पोस्ट किया और सीक्वल के रिलीज होने तक टीजर पोस्ट करना जारी रखा। 55 21 अक्टूबर 2014 को एक ट्रेलर जारी किया गया, जिसमें नए एनिमेट्रॉनिक पात्रों और दरवाजों की अनुपस्थिति को पेश किया गया। 56 5 नाइट्स एट फ्रेडीज 2 को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए 10 नवंबर 2014 को रिलीज किया गया था, जो कि 25 दिसंबर को इसकी योजनाबद्ध रिलीज से पहले था। एंड्रॉयड और आईओएस के लिए पोर्ट क्रमशः 13 और 20 नवंबर 2014 को जारी किए गए थे। एक विंडोज फोन पोर्ट भी जारी किया गया था, लेकिन घटिया ग्राफिक्स के कारण इसे वापस ले लिया गया था। 49 प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स वन और निंटेंडो स्विच कंसोल पोर्ट 29 नवंबर 2019 को जारी किए गए। गेमप्ले काफी हद तक अपने पूर्ववर्ती के समान है। खिलाड़ियों को नए और बेहतर फ्रेडी फेज़बियर के पिज्जा रेस्तरां में रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना किसी एनिमेट्रॉनिक्स द्वारा हमला किए बिना रात की शिफ्ट में जीवित रहना होगा, जो कमरे से कमरे में घूमते हैं। 3:57 पहले गेम के एनिमेट्रॉनिक्स के अलावा, जिन्हें एक खराब स्थिति में दर्शाया गया है, गेम में कई नए विरोधी हैं, जिन्हें विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करके रोका जा सकता है। 41-57 गेम के दौरान एनिमेट्रॉनिक्स के व्यवहार के लिए दिया गया स्पष्टीकरण पहले 5 नाइट्स एट फ्रेडीज के समान है। नायक एक नया चरित्र है, जेरेमी फिट्जगेराल्ड, जिसे छठी रात के बाद दिन की सुरक्षा में पदोन्नत किया जाता है, जिसे 7वीं रात में फ्रिज स्मिथ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। 53 खेल के दौरान पिछले गेम का फोन गाय जेरेमी को फोन करके बताता है कि उसे हर रात कैसे बचना है और साथ ही रेस्तरां के इतिहास के बारे में भी बताता है। इन कॉल्स के दौरान यह पता चलता है कि रेस्तरां कई अफवाहों के कारण पुलिस जांच का विषय बन गया है। छिपे हुए अटारी शैली के मिनीगेम्स तक पहुंचना भी संभव है, जो रेस्तरां के परेशान अतीत के बारे में और जानकारी देते हैं, जिसमें एक बैंगनी रंग का व्यक्ति कई बच्चों को मारता हुआ दिखाया गया है। 5वीं रात को एक अनिर्दिष्ट घटना के कारण स्थान को लॉकडाउन कर दिया जाता है। खेल के अंत में जेरेमी को 1987 की तारीख वाला एक पेचेक मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि खेल की घटनाएं फ्रेडी के पहले 5 नाइट से पहले होती है और रेस्तरां बंद हो जाता है और एक नया स्थान कहीं और खोलने की तैयारी होती है। 53
फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 3, 2015। मुख्य लेख। फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 3, 3 जनवरी 2015 को कवचोन की वेबसाइट पर श्रृंखला की तीसरी प्रविष्टि को छेड़ते हुए एक छवि अपलोड की गई थी। 58 अन्य छवियों का अनुसरण किया गया। 59 इससे पहले कि 26 जनवरी 2015 को एक ट्रेलर जारी किया गया। 15 फरवरी को कवचोन ने स्टीम पर पोस्ट किया कि एक हैकर द्वारा कथित तौर पर गेम लीक करने के बाद फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 3 को रद्द कर दिया गया था। 60 बाद में यह एक धोखा के रूप में सामने आया। लीक डाउनलोड कवचोन के पिछले गेम के एक विनोदी क्लोन से जुड़ा था, देयर इज नो पॉज बटन, जिसमें मुख्य चरित्र को फ्रेडी एनिमेट्रोनिक सिर पहने हुए दिखाया गया है। 61 फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 3 को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए 3 मार्च 2015 को जारी किया गया था। प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स वन और निंटेंडो स्विच कंसोल पोर्ट 29 नवंबर 2019 को जारी किए गए। 50 पहले गेम की घटनाओं के 30 साल बाद सेट, इसका मुख्य पात्र फेजबियर फ्राइट में काम करता है, जो लंबे समय से बंद फ्रेडी फेजबियर पिज्जा पर आधारित एक डरावनी जगह है। खिलाड़ी को स्प्रिंगट्रैप नामक खराब हो चुके एनिमेट्रोनिक कॉस्ट्यूम हाइब्रिड से खुद का बचाव करना होगा। पिछले 2 गेम से कुछ एनिमेट्रोनिक्स के जले हुए और फटे हुए मतिभ्रम दिखाई देते हैं, और हालांकि वे खिलाड़ी को मार नहीं सकते, वे वेंटिलेशन, ध्वनि और कैमरा सिस्टम में बाधा डाल सकते हैं। सिस्टम को बनाए रखने में विफलता खिलाड़ी के लिए कई समस्याएं पैदा कर सकती है, जिसमें खराब कैमरे और एनिमेट्रोनिक को लुभाने के लिए ऑडियो चलाने में असमर्थता शामिल है। 23 53 दरवाजे और वेंट। पहले, चौथे, 7वें, 8वें बी और 9वें सी गेम में दरवाजे खिलाड़ी के बचाव का एक साधन है, और जब कोई एनिमेट्रोनिक पास होता है तो उन्हें बंद किया जा सकता है। दूसरे, तीसरे, छठे और 8वें बी गेम में वेंट दिखाए गए हैं, एक माध्यम के रूप में जिसके माध्यम से एनिमेट्रोनिक्स खिलाड़ी तक पहुंच सकते हैं। 5वें गेम के नकली अंत और कस्टम नाइट अपडेट में भी दरवाजे और वेंट दोनों एक ही फंक्शन के साथ मौजूद है। 5वें और 9वें सी गेम में भी वेंट मौजूद है, जो एनिमेट्रोनिक्स के बजाय खिलाड़ी के लिए यात्रा करने का साधन है। कूदकर डराना। मुख्य सीरीज के हर गेम में जंप स्केयर होते हैं, जो गेम को हार के साथ खत्म करते हैं, क्योंकि एनिमेट्रॉनिक्स को खिलाड़ी पर ऑफ स्क्रीन हमला करने के लिए निहित किया जाता है। 42 अधिकांश जंप स्केयर में एक एनिमेट्रोनिक चरित्र अचानक खिलाड़ी के दृश्य में प्रकट होता है, उसके बाद तेज चीखने या दहाड़ने जैसी आवाज आती है। गोल्डन फ्रेडी पहले और 7वें ए गेम में, नाइटमेयर और नाइटमेरियोनेट चौथे गेम में, सहित कुछ जंप स्केयर में तीखी, विकृत ऑडियो के साथ एक सिंगल स्क्रीन शामिल है। ये जंप स्केयर आमतौर पर गेम को बंद, पुनरारंभ या फ्रीज कर देते हैं। खिलाड़ी को जंप स्केयर के माध्यम से हमला होने से बचने और प्रत्येक गेम में आगे बढ़ने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। 27 मिनी गेम्स। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे, 8वें बी और 9वें सी गेम में खिलाड़ी को मृत्यु के बाद या किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के बाद बेतरतीब ढंग से, मुख्य रूप से 8 बिट मिनीगेम्स की श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त होती है। 24 मिनीगेम्स आमतौर पर एक गूढ़ तरीके से खेल से संबंधित कहानी या घटना से संबंधित होते हैं। 43 दूसरे गेम के मिनीगेम्स रेस्तरां के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा बताए गए हत्याकांड और एनिमेट्रॉनिक्स के जीवन प्राप्त करने का कारण दर्शाते हैं। 44 तीसरे गेम के मिनीगेम्स स्प्रिंगट्रैप के निर्माण के पीछे की कहानी दिखाते हैं। चौथे गेम के मिनीगेम्स एक ऐसे पात्र की कहानी बताते हैं जो एक दुखद दुर्घटना में मर जाता है। 43 पांचवें गेम में केवल एक मिनीगेम है जो एनिमेट्रोनिक इंजीनियर विलियम आफ्टन की बेटी की मौत को दर्शाता है। छठे गेम में मिनीगेम्स श्रृंखला में विभिन्न घटनाओं को दर्शाते हैं जो सभी आफ्टन से जुड़े हैं। 8वें बी गेम के मोबाइल संस्करण में खिलाड़ी प्रिंसेस क्वेस्ट नामक एक मिनीगेम तक पहुंच सकता है
जो वैनी नामक एक चरित्र की उत्पत्ति को दर्शाता है। इन मिनीगेम्स का एक मनोरंजन नवे सी गेम में भी दिखाया गया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जोड़ है। कहानी अवलोकन। नोट: यह खंड फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज सिक्योरिटी ब्रीच की शुरुआत तक की कहानी का सारांश प्रस्तुत करता है। फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज सीरीज मुख्य रूप से फैज़बियर एंटरटेनमेंट के स्वामित्व में पारिवारिक रेस्तरां की एक श्रृंखला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो हेनरी एमिली और विलियम एफ्टन द्वारा स्थापित एक कंपनी है। उत्तरार्ध एक रोबोटिक्स इंजीनियर है जो ग्राहकों का मनोरंजन करने के लिए एनिमेट्रोनिक शुभंकर की एक श्रृंखला बनाता है, जिसमें फ्रेडी फैज़बियर, एक भूरा भालू और फ्रेडी फैज़बियर के पिज्जा का नाम, बोनी, एक इंडिगो खरगोश, चिका, एक पीली मुर्गी और फॉक्सी, एक लाल समुद्री डाकू लोमड़ी शामिल है। अन्य एनिमेट्रॉनिक्स में कठपुतली, भूतिया गोल्डन फ्रेडी, फ्रेडी के पूर्ववर्ती फ्रेडबियर और सर्कस बेबी, 44 रेस्तरां की बहन के स्थान, सर्कस बेबी के पिज्जा वर्ल्ड का शुभंकर शामिल थे। विलियम एक लापरवाह पिता और बच्चे का हत्यारा भी है। विलियम के प्रत्यक्ष हत्या पीड़ितों की शुरुआत उसके सहकर्मी हेनरी की बेटी डी से होती है और इसमें 5 बच्चे शामिल हैं, जो अपने परिवारों के साथ रेस्तरां में जाते हैं। 45 इस बीच विलियम के सबसे छोटे बेटे को उसके बड़े भाई माइकल द्वारा फ्रेडबियर के मुंह में ठूंसने की घटना के परिणामस्वरूप फ्रेडबियर के फैमिली डिनर को बंद कर दिया जाता है, जो एक पूर्ववर्ती स्थान है। 44 गलती से अपने भाई की हत्या करने के बाद माइकल अपनी बहन के अवशेषों को बरामद करने के साथ मोचन की तलाश शुरू करता है। 44 फ्रेडी फैज़बियर के पिज्जा स्थान को बंद करने के बाद विलियम एक पिछले कमरे में शेष एनिमेट्रॉनिक्स को नष्ट कर देता है, जिससे उनमें रहने वाली आत्माएं मुक्त हो जाती है, जो उसे पीड़ा देना शुरू कर देती है। भूतों से शरण लेने के लिए विलियम एक पुराने पीले खरगोश एनिमेट्रॉनिक सूट के अंदर छिप जाता है। 45 कुछ समय बाद पूरी रेस्तरां श्रृंखला बंद हो जाती है। 44 30 साल बाद फैज़बियर के फ्राइड के रूप में ज्ञात रेस्तरां श्रृंखला पर आधारित एक डरावनी आकर्षण का निर्माण किया गया और स्प्रिंगट्रैप की खुदाई की ओर ले गया। आग जनता के लिए खुलने से पहले आकर्षण को नष्ट कर देती है। विनाश विलियम के पहले 5 पीड़ितों की आत्माओं को मुक्त करता है और मूल शुभंकर को नष्ट कर देता है, हालांकि स्प्रिंगट्रैप बच जाता है। आग के कुछ समय बाद हेनरी स्प्रिंगट्रैप और सभी एनिमेट्रॉनिक्स को फुसलाता है, जो फैज़बियर के फ्राइट में एक पिज्जेरिया में नष्ट नहीं हुए थे। माइकल की मदद से हेनरी ने रेस्तरां में आग लगा दी और अंदर मौजूद हर एनिमेट्रॉनिक को नष्ट कर दिया, जिससे उनमें रहने वाले बच्चों की आत्माएं मुक्त हो गईं, जिनमें एलिजाबेथ भी शामिल थी। आग हेनरी, माइकल और विलियम को भी मार देती है। 44 45 46 44 सालों बाद फैज़बियर एंटरटेनमेंट को फिर से स्थापित किया गया और रेस्तरां के अतीत पर आधारित एक इन-यूनिवर्स वर्चुअल रियलिटी अनुभव जारी किया गया, ताकि जनता को यह विश्वास दिलाया जा सके कि कंपनी के पिछले विवाद केवल कल्पना थे। 47 खेल। खिलाड़ी को पहली 2 रातों के लिए हॉरर आकर्षण के संस्थापक से मार्गदर्शन मिलता है और बाकी रातों के लिए आकर्षण के कार्यकर्ताओं द्वारा पाई गई पुरानी टेप रिकॉर्डिंग सुनता है। 62 खेल के 2 अंत है, एक अच्छा अंत और एक बुरा अंत। बुरे अंत से पता चलता है कि मारे गए बच्चों की आत्माएं अभी भी एनिमेट्रॉनिक्स को परेशान करती है। अच्छा अंत गुप्त मिनीगेम्स को पूरा करके प्राप्त किया जाता है, जिसमें एनिमेट्रॉनिक पात्र एक दुखी बच्चे की आत्मा के लिए एक केक लाते हैं। गुप्त मिनीगेम्स को पूरा करने के बाद बच्चों की आत्माएं मुक्त हो जाती है। 24 53 फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 4 2015 मुख्य लेख फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 4 27 अप्रैल 2015 को कावथन ने अपनी वेबसाइट पर श्रृंखला में एक और गेम को छेड़ते हुए चित्र पोस्ट करना शुरू किया, जिसका मूल शीर्षक फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 4 द फाइनल चैप्टर था। 13 जुलाई 2015 को एक ट्रेलर जारी किया गया था, जिसमें संकेत दिया गया था कि खेल मुख्य चरित्र के घर में सेट किया गया था। 64 65
फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 4 की रिलीज की तारीख 31 अक्टूबर 2015 घोषित की गई थी। इसे 8 अगस्त और फिर 23 जुलाई तक आगे बढ़ा दिया गया, जब गेम को अप्रत्याशित रूप से स्टीम के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर जारी किया गया। एंड्रॉयड और आईओएस पोर्ट क्रमशः 25 जुलाई और 3 अगस्त 2015 को जारी किए गए थे। प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स वन और निंटेंडो स्विच कंसोल पोर्ट 29 नवंबर 2019 को जारी किए गए थे। 50 खिलाड़ी का चरित्र एक अज्ञात और अनाम बच्चा है, जिसे पहले गेम के एनिमेट्रोनिक पात्रों के दुःस्वप्न संस्करणों द्वारा हमला किए जाने का भ्रम है। 43 खिलाड़ी को टॉर्च और दरवाजों से अपना बचाव करना चाहिए। 66 खेल की कहानी मिनीगेम्स के माध्यम से बताई गई है, जिसमें एक अनाम युवा लड़के को उसके बड़े भाई द्वारा धमकाया जाता है, क्योंकि वह एक पीले एनिमेट्रोनिक भालू और खरगोश वाले एक रेस्तरां से अतार्किक डरता है, जिसे क्रमशः फ्रेडबियर और स्प्रिंग बोनी कहा जाता है। वह फ्रेडबियर के एक आलीशान संस्करण द्वारा निर्देशित होता है, जिसके बारे में लड़का कल्पना करता है कि जब वह अकेला होता है तो वह उससे बात कर सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चा अंततः एक अजीब दुर्घटना में फ्रेडबियर द्वारा मारा जाता है। 68 गेम में फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज सिस्टर लोकेशन 2016 मुख्य लेख फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज सिस्टर लोकेशन 23 अप्रैल 2016 को कावथॉन ने अपनी वेबसाइट पर बेबी नामक एक विदूषक जैसी एनिमेट्रोनिक की एक टीजर छवि पोस्ट की, जो कि सिस्टर लोकेशन नामक एक आगामी गेम से है। 70 विभिन्न पात्रों की कई टीजर छवियां और उनकी उत्पत्ति के संकेत दिए गए। गेम का ट्रेलर कावथॉन के यूट्यूब चैनल पर नए एनिमेट्रॉनिक्स और एक नए स्थान के साथ जारी किया गया था। रिलीज की तारीख 7 अक्टूबर 2016 घोषित की गई थी। कावथॉन ने 5 अक्टूबर को गेम का एक प्रैंक रिलीज किया, जाहिर तौर पर इसे और अधिक बच्चों के अनुकूल बनाने के लिए गेम को विलंबित करने के निर्णय के बाद एक परिपक्व संस्करण जारी किया। डाउनलोड लिंक ने कावथॉन के पिछले गेम सिट एंड सर्वाइव के क्लोन की ओर अग्रसर किया। 71 सिस्टर लोकेशन को 7 अक्टूबर 2016 को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए रिलीज किया गया था। इसके बाद 22 दिसंबर 2016 को एंड्रॉयड और 3 जनवरी 2017 को आईओएस के लिए पोर्ट जारी किए गए। इसे 18 जून 2020 को उत्तरी अमेरिका में निंटेंडो स्विच और 10 जुलाई 2020 को एक्सबॉक्स वन पर भी रिलीज किया गया। प्लेस्टेशन 4 पोर्ट को क्रमशः 21 और 22 जुलाई 2020 को यूरोप और उत्तरी अमेरिका में रिलीज किया गया। खिलाड़ी चरित्र माइकल आफ्टन, जिसका उपनाम माइक है, मजाक में एग्स बेनेडिक्ट कहा जाता है। बेहतर सर्कस बेबीज एंटरटेनमेंट एंड रेंटल फेज़बियर एंटरटेनमेंट की एक सहयोगी कंपनी जो बच्चों की पार्टियों के लिए एनिमेट्रॉनिक्स किराए पर देती है, का एक नया कर्मचारी है। एनिमेट्रॉनिक्स मूल रूप से सर्कस बेबीज पिज्जा वर्ल्ड के लिए थे, जो गैस रिसाव के कारण कभी नहीं खुला। 73 माइक को हैंड यूनिट द्वारा निर्देशित किया जाता है, जो पिछले खेलों के फोन गाय के समान एक एआई चरित्र है। हैंड यूनिट उसे उसके काम के बारे में निर्देश देता है, अक्सर उसे सुरक्षा की उपेक्षा करने के लिए कहता है। एनिमेट्रोनिक बेबी अक्सर ऐसे निर्देश देता है जो हैंड यूनिट के विरोधाभासी होते हैं, लेकिन अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। खेल में एक कस्टम नाइट भी है, 74, जिसमें खिलाड़ी पहले गेम की याद दिलाने वाले मैकेनिक्स का उपयोग कर सकता है, जैसे कि इंटरेक्टिव दरवाजे और एक कैमरा सिस्टम, जो मुख्य गेम से अनुपस्थित थे, एक गैरविहित अंत को छोड़कर, जिसका शीर्षक नकली अंत है। नए मिनीगेम भी उपलब्ध है, जो मुख्य गेम की घटनाओं के बाद माइकल के भाग्य का वर्णन करते हैं। 75 गोल्डन फ्रेडी कस्टम नाइट प्रीसेट के बाद एक कटसीन दिखाया गया है, जिसमें माइकल अपने पिता विलियम आफ्टन स्प्रिंगट्रैप से एक भयावह तरीके से बात करता है। 76 फ्रेडी फैज़बियर का पिज्जेरिया सिम्युलेटर 2017 जून 2017 में
कावथॉन ने श्रृंखला में छठे मुख्य खेल के विकास का संकेत दिया। 2 जुलाई 2017 को उन्होंने खेल को रद्द करने के अपने फैसले की घोषणा की और कहा कि वह बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश में अपने जीवन में अन्य चीजों की उपेक्षा कर रहे थे। 4 दिसंबर 2017 को, कई दिनों पहले खेल को छेड़ने के बाद, कावथॉन ने स्टीम पर फ्रीवेयर के रूप में फ्रेडी फेज़बियर के पिज्जेरिया सिम्युलेटर को रिलीज किया। 30 खेल एक व्यवसाय सिमुलेशन गेम है जिसमें खिलाड़ी एक पिज्जेरिया चलाता है, लेकिन अक्सर श्रृंखला के अन्य खेलों की उत्तरजीविता डरावनी नस में बदल जाता है। FNAF 6 पिज्जेरिया सिम्युलेटर नामक iOS और एंड्रॉयड के लिए एक मोबाइल संस्करण 13 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। PC संस्करण के विपरीत, मोबाइल रिलीज, जिसे क्लिक टीम LLC यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा विकसित और प्रकाशित किया गया है, पे टू प्ले है। निंटेंडो स्विच और एक्सबॉक्स वन पोर्ट 31 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया था, जबकि प्लेस्टेशन 4 पोर्ट 31 मार्च 2021 को जारी किया गया था। गेम की कहानी रहस्यमयी कैसेट मैन द्वारा संचालित एक नए फ्रेडी फेज़बियर रेस्तरां के प्रबंधक माइकल एफ्टन होने का अनुमान है पर आधारित है। हर रात माइकल को कैसेट मैन के मार्गदर्शन में रेस्तरां की पिछली गली में पाए गए 4 जीर्ण एनिमेट्रॉनिक्स में से एक को बचाना होगा, जिसमें विलियम बटा स्प्रिंगर ट्रैप, जिसे अब स्क्रैपर ट्रैप कहा जाता है, और एलिजाबेथ बटा सर्कस बेबी, जिसे स्क्रैप बेबी कहा जाता है, शामिल है। गेम के कई अंत हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि खिलाड़ी पिज्जेरिया को कितनी अच्छी तरह से चलाता है और क्या उन्होंने सभी एनिमेट्रॉनिक्स को बचाया है। लेकिन असली अंत में कैसेट मैन खुद को हेनरी एमिली, विलियम के पूर्व व्यापारिक भागीदार के रूप में प्रकट करता है और शेष एनिमेट्रॉनिक्स को लुभाने के लिए जाल के रूप में अपने असली उद्देश्य को प्रकट करने के बाद रेस्तरां में आग लगा देता है। रेस्तरां जमीन पर जल जाता है, जिससे खिलाड़ी का चरित्र, हेनरी और सभी एनिमेट्रॉनिक्स मर जाते हैं। 44 अंत में उन्हें सता रही आत्माओं को मुक्त कर देता है। अल्टीमेट कस्टम नाइट 2018 अल्टीमेट कस्टम नाइट को मूल रूप से पिज्जेरिया सिम्युलेटर के लिए लॉन्च के बाद का ऐड माना जाता था, लेकिन अंततः इसे एक स्टैंडअलोन गेम में बदल दिया गया, जो 27 जून 2018 को फ्रीवेयर के रूप में रिलीज हुआ। 78 iOS और एंड्रॉयड के लिए एक मोबाइल पोर्ट 28 अप्रैल 2020 को जारी किया गया था और प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स वन और निंटेंडो स्विच के लिए एक कंसोल पोर्ट 30 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। अनुकूलन योग्य रात में पिछले खेलों से कुल 50 एनिमेट्रॉनिक्स शामिल है, जो खिलाड़ी को यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि वे रात के दौरान कितने आक्रामक हैं। पहले के खेलों में कस्टम रातों के समान, खिलाड़ी खेलने के लिए कार्यालय का चयन कर सकता है, कटसीन अनलॉक कर सकता है और उपलब्ध 16 थीम वाले गेम मोड में से चुन सकता है। 81 हालांकि अपुष्ट, यह भारी अनुमान लगाया गया है कि खेल नर्क या पार्गेट्री के कुछ संस्करण में होता है, जहां विलियम एफ्टन पिज्जेरिया सिम्युलेटर में अपनी मृत्यु के बाद अपने पीड़ितों में से एक की तामसिक आत्मा द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। एंथोलॉजी उपन्यास श्रृंखला फेज़बियर फ्राइट्स, हालांकि यह दर्शाता है कि खेल वास्तव में नरक या यातना के बजाय एफ्टन के दोहराए जाने वाले दुःस्वप्न को दर्शाता है। यह 5वीं पुस्तक बनी कॉल से आता है, जिसमें द मैन इन रूम 1280 इंच नामक एक कहानी है, जहां एक जले हुए आदमी को एक छाया बच्चे द्वारा जीवित रखा जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि उसे मर जाना चाहिए और बुरे सपने आते हैं। अगली पुस्तक ब्लैकबर्ड में उपसंहार पुष्टि करता है कि वह आदमी वास्तव में विलियम एफ्टन है। हालांकि यह कभी पुष्टि नहीं हुई कि क्या फेज़बियर फ्राइट्स श्रृंखला खेलों के समान निरंतरता में सेट है। कावथन ने पुष्टि की कि यह पिछले खेलों से रहस्यों को उजागर करने वाला है। उद्धरण की आवश्यकता। 5 नाइट्स एट फ्रेडीज, हेल्प वांटेड, 2019। मुख्य लेख 5 नाइट्स एट फ्रेडीज, हेल्प वांटेड। 18 अगस्त 2018 को
कॉथॉन ने अपने स्टीम थ्रेड पर पुष्टि की कि फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज सीरीज की अगली मुख्य किस्त एक वर्चुअल रियलिटी गेम के रूप में उपलब्ध होगी। 25 मार्च 2019 को सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट के स्टेट ऑफ प्ले लाइव स्ट्रीम के दौरान प्लेस्टेशन 4 के लिए कई नए गेम की घोषणा करते हुए गेम की घोषणा करने वाला एक ट्रेलर दिखाया गया था। 83 खेल में खिलाड़ी एक पिज्जेरिया के एनिमेट्रॉनिक्स की मरम्मत करने वाला एक तकनीशियन है। पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से वे एनिमेट्रॉनिक्स को ठीक करते हैं, पहेलियों को हल करते हैं और खराबी और शत्रुतापूर्ण एनिमेट्रॉनिक से बचते हुए अंधेरे हॉलवे में नेविगेट करते हैं। 84 गेम 28 मई 2019 को जारी किया गया था। गेम का एक गैर-वीआर संस्करण 17 दिसंबर 2019 को कर्स ऑफ ड्रेडबियर हेल्प वांटेड के लिए एक हैलोवीन थीम वाला डाउनलोड करने योग्य सामग्री डीएलसी पैक 3 भागों में जारी किया गया था, जिसमें 23 अक्टूबर 1929 अक्टूबर और 31 अक्टूबर 2019 को कुल 10 नए मिनीगेम्स के लिए नए मिनीगेम्स की कई लहरें जारी की गईं। 85 डीएलसी पैक में नए एनिमेट्रॉनिक पात्र, पिछले खेलों से लौटने वाले एनिमेट्रॉनिक्स और एक हैलोवीन थीम वाला हब शामिल है। 86 नए चरणों में से कुछ मौजूदा मिनीगेम्स के फिर से स्किन किए गए संस्करण हैं, जैसे कि एफएनएफ एक मिनीगेम्स का एक संस्करण जिसे डेंजर कहा जाता है। बाहर रहो उल्लेखनीय नए गेम मोड में एक शूटिंग गैलरी। 8 अगस्त 2019 को पहले गेम की 5वीं वर्षगांठ पर कावथन ने अपनी वेबसाइट पर एक नई छवि पोस्ट की, जिसमें श्रृंखला के लिए अगली किस्त को छेड़ा गया। यह मेगा पिज्जाप्लेक्स दिखाता है, जो एक बड़ा मनोरंजन परिसर है जिसमें एक लेजर टैग एरिना, एक आर्केड, एक सिनेमा और एक फ्रेडी फैज़बियर का पिज्जा रेस्तरां है। मुख्य चौक में फ्रेडी, चिका और 4 पूरी तरह से नए एनिमेट्रॉनिक्स के 80 के दशक के स्टाइल वाले संस्करण उत्साहित भीड़ के लिए खेलते हुए देखे जा सकते हैं। 21 अप्रैल 2020 को फनको के आगामी उत्पादों की सूची से पात्रों के नाम लीक हो गए और शीर्षक का खुलासा फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज पिज्जा प्लेक्स के रूप में हुआ। स्कॉट कावथन ने रेडिट के माध्यम से लीक की पुष्टि की, लेकिन खुलासा किया कि शीर्षक आधिकारिक नहीं था। खेल को शुरू में 2021 की शुरुआत में रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था 87, लेकिन इसे 2021 के अंत तक विलंबित कर दिया गया। 88 सिक्योरिटी ब्रीच को 16 दिसंबर 2021 को प्लेस्टेशन 5, प्लेस्टेशन 4 और स्टीम पर रिलीज किया गया था। गेम की कहानी ग्रेगरी नाम के एक युवा लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है, जो जानलेवा एनिमेट्रॉनिक से भरे एक बड़े मनोरंजन परिसर में फंस जाता है, जो खरगोश की पोशाक में एक रहस्यमयी महिला वैनी के आदेश पर उसका शिकार करते हैं, जबकि परिसर की सुरक्षा गार्ड वेनेसा से भी बचते हैं। एक खराबी से पीड़ित होने के कारण वह वैनी की हैकिंग को अनदेखा कर देता है। फ्रेडी ग्रेगरी को परिसर से भागने में मदद करता है। 1 जुलाई 2022 को एक स्टेडिया पोर्ट लॉन्च किया गया। 22 नवंबर 2022 को एक्सबॉक्स वन और सीरीज एक्स के लिए पोर्ट जारी किए गए और 19 अप्रैल 2023 को एक निंटेंडो स्विच पोर्ट जारी किया गया। 25 जुलाई 2022 को प्लेस्टेशन 5, 4 और स्टीम के लिए रूइन नामक मुफ्त डाउनलोड करने योग्य सामग्री जारी की गई। 23 अप्रैल 2024 को एक्सबॉक्स वन और सीरीज एक्स पोर्ट जारी किए गए और एक निंटेंडो स्विच पोर्ट पर काम चल रहा है। फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज हेल्प वांटेड 2 2023 24 मई 2023 को प्लेस्टेशन शोकेस के दौरान स्टील वूल स्टूडियो ने हेल्प वांटेड 2 नामक हेल्प वांटेड के सीधे सीक्वल की घोषणा की, जिसे दिसंबर 2023 में रिलीज किया जाना था। 20 नवंबर 2023 को गेमप्ले का ट्रेलर आधिकारिक स्टील वूल स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था, जिसमें प्लेस्टेशन 5 और स्टीम पर 14 दिसंबर की रिलीज की तारीख के साथ गेम के कई पात्रों का खुलासा किया गया था। 7 गेम का मेटा क्वेस्ट संस्करण 9 मई 2024 को जारी किया गया था और गेम को 20 जून को फ्लैट संस्करण के साथ भौतिक रूप से लॉन्च किया गया था। 91, 92, 93 फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज सीक्रेट ऑफ द मिमिक
2025 श्रृंखला की 10वीं वर्षगांठ के हिस्से के रूप में 6 अगस्त 2024 को 11वीं मुख्य किस्त सीक्रेट ऑफ द मिमिक की घोषणा की गई थी। 94 गेम सिक्योरिटी ब्रीच के रूइन डीएलसी में पेश किए गए मिमिक पर केंद्रित होगा। 95 इसे प्लेस्टेशन 5 और विंडोज के लिए 13 जून 2025 को रिलीज किया जाना है। 96 उपोत्पाद एफएनएफ वर्ल्ड 2016 मुख्य लेख एफएनएफ वर्ल्ड 15 सितंबर 2015 को कावथॉन ने अपनी सीरीज एफएनएफ वर्ल्ड से एक स्पिन-ऑफ की घोषणा की। 97 मुख्य सीरीज के विपरीत यह गेम पहले 4 गेम के एनिमेट्रोनिक पात्रों का उपयोग करके एक रोल प्लेइंग वीडियो गेम है। खेल एक काल्पनिक दुनिया में सेट है जहां पात्रों को दुश्मनों से लड़ना चाहिए और भत्तों और वस्तुओं को अनलॉक करके प्रगति करनी चाहिए। मूल रूप से 2 फरवरी 2016 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। कावथॉन ने 22 जनवरी को रिलीज को पुनर्निर्धारित किया और इसे 21 जनवरी को रिलीज किया। 8 खिलाड़ियों और आलोचकों ने खेल की आलोचना की क्योंकि इसमें मुख्य विशेषताएं नहीं थीं और यह अस्थिर और अधूरा था, जिसके लिए कावथन ने माफी मांगी। मैं उन चीजों को दिखाने के लिए बहुत उत्सुक हो गया जो पूरी हो चुकी थीं, इसलिए मैंने उन चीजों पर ध्यान देना छोड़ दिया जो पूरी नहीं हुई थीं। उन्होंने इसे स्टीम से हटाने का फैसला किया, यह कहते हुए कि खेल में सुधार किया जाएगा और बाद में इसे मुफ्त में फिर से रिलीज किया जाएगा। 98 कावथन ने घोषणा की कि उन्होंने वाल्व से सभी खरीदारों को खेल की कीमत वापस करने के लिए कहा है। 99 उन्होंने फरवरी 2016 में गेम का एक मुफ्त संस्करण जारी किया, जिसमें 3D ओवरवर्ल्ड और एक अपडेटेड कैरेक्टर सिलेक्शन स्क्रीन शामिल थी। अगले महीने कावथन ने एक नया टीजर पोस्ट किया, जिसमें मुख्य सीरीज के पर्पल गाय जैसे किरदार और 5 नाइट्स एट फ्रेडीज 4 के हैलोवीन अपडेट के ज्यादातर किरदार शामिल थे। उन्होंने गेम के दूसरे अपडेट के लिए मिनी गेम्स बनाए, जिनमें फॉक्सी फाइटर्स, फॉक्सी.एक्स, चिकाज मैजिक रेनबो और एफएनएफ 57 फ्रेडी इन स्पेस शामिल है। 100 5 नाइट्स एट फ्रेडीज एआर स्पेशल डिलीवरी 2019 से 2024 लोकेशन आधारित गेमप्ले वाला एक संवर्धित वास्तविकता गेम। 5 नाइट्स एट फ्रेडीज स्पेशल डिलीवरी 13 सितंबर 2019 को घोषित किया गया था। 101 यह गेम 25 नवंबर 2019 को iOS और एंड्रॉयड पर मुफ्त में जारी किया गया था। डार्क सर्कस एनकोर स्पेशल डिलीवरी के लिए DLC 13 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। 102 इसकी कहानी 5 नाइट्स एट फ्रेडीज हेल्प वांटेड और 5 नाइट्स एट फ्रेडीज सिक्योरिटी ब्रीच के बीच की खाई को पाटती है और इसे पत्रात्मक प्रारूप में बताया गया है। ईमेल की एक श्रृंखला नेस नामक एक महिला के बारे में बताती है, जो अपने हानिकारक और आक्रामक खोज शब्दों से रेड फ्लैग रिपोर्ट को ट्रिगर करती है। ईमेल से अंततः पता चलता है कि वह विलियम एफ्टन के नियंत्रण में है और नेस 5 नाइट्स एट फ्रेडीज हेल्प वांटेड नेस वैनी के वास्तविक नाम वेनेसा का संक्षिप्त रूप है से वैनी है, जिसे फैजबियर के उत्पादों में से एक का परीक्षण करते समय उसका एक डिजिटल रूप देखने के बाद एफ्टन ने अपने वश में कर लिया था। ईमेल की एक और श्रृंखला फैजबियर एंटरटेनमेंट के कर्मचारियों द्वारा द फ्रेडी फैजबियर वर्चुअल एक्सपीरियंस के लिए पुराने एनिमेट्रॉनिक्स के सर्किट बोर्ड को स्कैन करने की कहानी बताती। 2023 तक 5 नाइट्स एट फ्रेडीज स्पेशल डिलीवरी को 40 मिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है और इसके 6.7 मिलियन मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता है। 103 1 फरवरी 2024 को इल्लुमिक्स ने स्पेशल डिलीवरी को बंद करने की घोषणा की। 2 फरवरी को गेम अब iOS और एंड्रॉयड पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध नहीं था। गेम के सर्वर 14 मार्च को बंद हो गए। उद्धरण की आवश्यकता। तो दोस्तों यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और 5 दिसंबर 2025 को इसकी रिलीजिंग डेट है। जी हाँ दोस्तों,
5 दिसंबर का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी इसका टीज़र ट्रेलर आप एक तरह से बोल सकते हो वो रिलीज़ कर दिया गया है, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर जाकर इसे देख पाओगे। बाकी और कोई अपडेट जाननी हो तो नीचे लिखकर आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।